प्यारे बच्चों, आपका पुनः स्वागत है। और आप लोगों को कल के टॉपिक में पिछड़े वर्ग से संबंधित जो आयोग हैं उसके बारे में बताया गया। मंडल आयोग के बारे में बताया गया, क्या क्या संस्तुतियां दी और उन संस्तुतियों के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया, इसके बारे में चर्चा हुई। जो अगला टॉपिक है वह है अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याएं। अन्य पिछड़े वर्ग की समस्याएं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अन्य पिछड़े वर्ग के जो निर्धारण हुआ वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से निर्धारण हुआ। सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से देखा जाए कि जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं और ये मुख्य धारा में आने से इनको कमी महसूस की गई और इन कमियों को दूर करने के लिए मंडल आयोग ने 27% का आरक्षण दिया। फिर भी अभी भी इन जातियों में समस्याएं या पिछड़े वर्ग में समस्याएं बनी हुई है। उसमें अगर हम टॉपिकों के तहत चले तो पहला लेते हैं, इसके अंतर्गत आएगा सामाजिक समस्या। सामाजिक समस्या आप देखेंगे अन्य पिछड़े वर्गों में अंधविश्वास और कुरीतियां आज भी हैं और इन कुरीतियों के तहत इन लोगों में देखा जाएगा कि अभी भी बाल विवाह इन लोगों के वर्गों में देखने को मिलता है। इसलिए भी ये वर्ग पिछड़ा हुआ है। इसमें शिक्षा की कमी भी है जिसके वजह से आज भी बाल विवाह इन लोगों में देखा जा रहा है। दूसरा है आर्थिक समस्याएं। आर्थिक समस्या है कि अन्य पिछड़े वर्गों के लोग श्रमिक के रूप में काम करते हैं या भूमिहीन किसान हैं या औद्योगिक श्रमिक हैं या किसी चीज के कारीगर हैं, मकान बनाने वाले या लकड़ी के सामान बनाने वाले कारीगर हैं। तीन लोगों की भी आर्थिक स्थिति पिछड़ी हुई है और इन जातियों की औरतें भी श्रमिक के रूप में कार्य करती हुई दिखलाई देती हैं। तो इनकी अभी भी आर्थिक स्थिति सुधार हुआ है और भी कमियां इन लोगों की में आर्थिक स्थिति में देखी जा रही है। तीसरा टॉपिक है आंतरिक असमानताएं। क्योंकि अन्य पिछड़े वर्ग की जो मूलभूत समस्या अब जो देखने में आ रही है वो आंतरिक समस्याएं ज्यादा हैं। क्योंकि जो पिछड़े वर्ग की पहचान करने की बात की जाती है तो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पे, उसे मूल रूप से सामाजिक और शैक्षणिक है, आर्थिक बार बार आए तो इसपे, क्योंकि आर्थिक आधार हर जगह देखा जाता है
मूल रूप से किसी भी चीज का अर्थ का महत्व है, बाकी जो आरक्षण का प्रावधान है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आरक्षण का जो प्रावधान है पिछड़ी जाति को, वो सामाजिक और शैक्षणिक है, न कि आर्थिक। आर्थिक आधार पे ही लोगों का हर जगह रिजर्वेशन है, बाकी उसमें आर्थिक शब्द जुड़ा नहीं है। तो जो मूल रूप से आंतरिक असमानता इन लोग ये देखी जा रही है कि दलित वर्ग के पहचान के लिए जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से बनाया गया है, और बहुत सारे दलितों में ही आप देखेंगे कि कुछ दलित जातियां जो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से ऊपर है और आरक्षण का लाभ प्राप्त कर लेती है, और जो निम्न स्थिति में दलित जातियां हैं वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से वो आज भी दबे हुए हैं। इसके पीछे कारण है कि चूंकि जो दलित वर्ग ऊपर है उनकी संख्या भी ज्यादा है, दलित वर्ग की संख्या ज्यादा है। अगर टोटलिटी में देखा जाए तो उनकी संख्या ज्यादा है, संख्या के आधार पर आरक्षण प्राप्त हुआ, और इस आधार पे जो आप देखेंगे जो भी दलित जाति है सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर, तो वो उनकी संख्या भी ज्यादा है, उनका राजनीति में भी प्रभाव है, तो आज भी दलित बनी हुई है। अब कुछ ऐसी भी दलित जातियां हैं जिनकी संख्या कम है और पिछड़ापन है, फिर भी दलित में नहीं आ पा रहे हैं। दूसरा, आप आरक्षण की जो नौकरियों में आरक्षण की बात देखते हैं तो आप यूपी में ही देखेंगे आरक्षण के बाद तो लगभग 70-80% जो दलित जातियों का 27% आरक्षण है, 27% जो आरक्षण है, इस 27% में सबसे ज्यादा लगभग 70 से 80% तक 4-5 जातियां ही प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें यादव है, कुर्मी है, नाई है और यादव, कुर्मी, नाई और साहू है। तो ये जातियां, दलित जातियों की संख्या 2-2.5 हजार से ऊपर है। उसके बाद भी 5 जातियां पूरी नौकरी पे कब्जा जमाए हुए। तो ये जो मूल समस्या अब देखने में आती है कि आंतरिक असमानताएं इन लोगों में, दलित जातियों में खुद ही बहुत ज्यादा है। पिछड़ेपन की राजनीतिकरण अगला टॉपिक है। पिछड़ेपन की राजनीतिकरण। दलित जातियों में जो सामाजिक, आर्थिक रूप से आगे है, उनका सरकार पे भी प्रभाव ज्यादा है और अपने पक्ष में आरक्षण की व्यवस्था कर जो दलित जातियां वास्तव में पिछड़ी हुई हैं या दलित में नहीं है, जिनकी संख्या कम है और वो कमजोर स्थिति में है, दलित में नहीं है, सवर्ण में है, मगर उनकी संख्या कम होने की वजह से ना वो राजनीति में दबाव बना पाते हैं और न ही खुद ही प्रभावी हो पाते हैं, इसलिए वो दलित में नहीं आ पा रहे। तो ये मूल समस्या जो पिछड़े, सामाजिक और शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्ग है, वो देखने को मिलता है, और राजनीति ऐसा कारण है जो पिछड़ेपन को या पिछड़े वर्ग को इस तरह से बनाई हुई है। पिछड़े वर्गों के में क्षेत्रीय असमानताएं भी देखने को मिलती है। क्षेत्रीय असमानताएं मतलब कि आप देखेंगे कि पिछड़ा वर्ग, अगर कोई जाति किसी स्थान पे सामाजिक आर्थिक रूप से ऊपर है तो किसी जगह पे सामाजिक आर्थिक रूप से नीचे है। अगला जो टॉपिक है सामाजिक पिछड़े वर्गों की क्षेत्रीय असमानताएं।
की क्षेत्रीय असमानताएं। पिछड़े वर्ग की क्षेत्रीय असमानताएं आप देखेंगे कि बहुत सी पिछड़ी जातियां किसी क्षेत्र में निचले स्तर पे है और किसी क्षेत्र में ऊपर है। आप अगर यादव बिरादरी की बात कर ले तो देखेंगे पश्चिम के जो यादव हैं वो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से ऊपर है। जो हम लोगों की तरफ जिधर हम लोग हैं वहां पे यादव लोग की बात है तो वहां पे आर्थिक रूप से अभी पिछड़े हुए हैं। और बहुत सी जातियां, आप जातीय समानताएं देखेंगे, जो कुर्मी की बात होती थी किसी क्षेत्र में बहुत वो ऊपर है तो किसी जगह पे बहुत नीचे है। तो क्षेत्रीय असमानताएं देखने में इनको में बहुत आती है। फिर अगला टॉपिक है पिछड़े वर्गों के चयन में विलंब। पिछड़े वर्ग के चयन में विलंब। अभी भी बहुत से राज्य हैं जहां पे पिछड़े वर्गों का अभी चयन नहीं हुआ है, या जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से पिछड़ा है, उसके पिछड़ी जातियों में चयन नहीं है। और जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रभावी है, संख्या बल प्रभावी है, वो पिछड़े वर्गों में अपना स्थान बनाया हुआ है। तो जो चयन का आधार है या चयन जो मापदंड मूल्य रखे हैं उसमें सुधार करने की बात है और पक्षपातता से हटकर अच्छे लोगों की चयन करने की बात है। तो ये था पिछड़े वर्गों की समस्याएं। इसमें आप 6 टॉपिकों के तहत अध्ययन किया और आप लोगों को उसके बारे में बताया गया। फिर जो अगला टॉपिक है उस समस्याओं के निराकरण के सुझाव। समस्याओं के निराकरण के सुझाव। कि जो दलित वर्ग में समस्याएं हैं वो समस्याएं वास्तविक में क्या है। भाई स्वतंत्रता के बाद या 1992 के बाद जो आरक्षण दिया गया, जो सामाजिक रूप से लागू हुआ, तो उस लागू होने के बाद इनकी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दशा में कितनी ऊपर तक गए या कितना सुधार हुआ, उसका मूल्यांकन करने के बाद, या कौन कौन से लोग अभी भी पिछड़े वर्ग में सबसे नीचे दबे हुए हैं, तो क्या आवश्यकताएं हैं कि उनको ऊपर लिया जाए, या जो वर्ग इसमें नहीं है, जो वास्तव में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से ये पीछे, आर्थिक रूप से पीछे है, वो आज भी उसकी संख्या बल कम हो की वजह से उसको नहीं लिया गया। तो उसके बारे में लोगों ने अपना सुझाव दिया। तो इसमें पहला जो सुझाव है वो यही है कि सामाजिक और शैक्षणिक, आर्थिक रूप से जो जातियां वास्तव में कमजोर हैं उन्हीं को पिछड़े वर्ग में रखा जाए।
सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक रूप से जो ही जातियां नीचे हैं, वास्तव में इन्हीं जातियों को लिया जाए, इसमें किसी तरह की पार्शियलिटी न की जाए, तब तो वास्तव में उस दलित वर्ग या जो भी पिछड़ा है उसका उत्थान होगा। अगर पार्शियलिटी की जाती है और संख्या बल उसमें प्रभावी होता है, तो फिर अन्य वर्ग या अन्य जातियां ऊपर नहीं उठ पाएंगे। दूसरा ये कि इनको किसी व्यवसाय में या तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाए, आर्थिक सहायता दिया जाए, जिससे कि ये वर्ग ऊपर आ सके। मुस्लिम में और ईसाई में जो आरक्षण दिया जाता है दलित वर्ग में, वास्तव में इनकी जातियां बहुत निर्धारित नहीं है, तो इस पे भी कुछ बदलाव करने की आवश्यकताएं हैं। पिछड़े वर्ग की जो सूची बनी है, जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं, उसको लचीलापन लाया जाए, और जो पिछड़े वर्ग में जो जातियां ऊपर, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से ऊपर आ चुकी है, शैक्षिक रूप से ऊपर आ चुकी है, उसको इस सूची से निकाल दिया जाए, और जो सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक रूप से पीछे है, उसको इसमें लाया जाए। अगर जब सभी लोगों को उत्थान करना है, किसी भी देश के विकास में सभी लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है, किसी एक वर्ग का ही या कुछ लोगों का ही उत्थान करके और कुछ लोगों का दबा दिया जाए, तो फिर उस देश का उत्थान नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए है कि जो पार्शियलिटी अभी भी चल रही है, इसका कारण राजनीतिक होता है कि उनकी संख्या बल ज्यादा है, उनका राजनीतिक प्रभाव ज्यादा है, जो प्रशासन में और राजनीति पे प्रभाव करता है, तो उसके अनुसार राजनीति को या उसके अनुसार वो दलित वर्गों की व्यवस्था की गई है। तो इसमें जो ऊपर आ चुके हैं, जो राजनीतिक रूप से, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से जो जातियां ऊपर आ चुकी हैं, उसको दलित वर्ग से निकाल दिया जाए, और जो अभी भी शैक्षणिक और आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पीछे है, उसको इसमें सम्मिलित कर लिया जाए। सूची को कम से कम समय में तैयार किया जाए। बहुत से सारे राज्य हैं जहां पे अभी भी सूचियां नहीं बनी हुई है, कम से कम समय में तैयार किया जाए और इसको लागू किया जाए। तो कहने का तात्पर्य कि समाज में समानता लाने के लिए जो राजनीति है, उसकी मंशा भी अच्छी होनी चाहिए, और सबको समान महत्व देना चाहिए कि सबका समाज में समान योगदान हो सकता है, सबके योगदान से ही विकास हो सकता है। तो इसीलिए उसमें जो पार्शियलिटियां उसको समाप्त किया जाए और सबको महत्व दिया जाए। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।